as entrepreneurship. And what I'm hoping is at the end of this, एक 10,000 young smart Indians get motivated by your life, get inspired to try and be politicians in India. लाल किले से तो कहा था कि देश को 1 लाख ऐसे नौजवानों की जरूरत है जो राजनीति में आए। और मैं मानता हूं कि लेना पाना बनना, ये अगर मकसद है तो उसका आयुष्य बहुत लंबा नहीं है जी। एंटरप्रेन्योर के पास जो पहली ट्रेनिंग होती है ग्रो करने की, यहां पहली ट्रेनिंग होती है खुद को खपा देने की, जो है वो भी दे देने की। वहां पर मेरी कंपनी या मेरा प्रोफेशन उसकी नंबर 1 कैसे बने, यहां होता है नेशन फर्स्ट। ये बहुत बड़ा फर्क होता है। और समाज भी नेशन फर्स्ट की सोच वाले व्यक्ति को ही स्वीकार करता है। और ये राजनीतिक जीवन सरल नहीं होता है जी, जो लोग मानते हैं ऐसा नहीं होता है। कुछ लोगों के नसीब में है, उनको कुछ नहीं करना पड़ता, उनको मिलता रहता है। लेकिन हो सकता है कोई कारण होंगे, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। लेकिन मैं जानता हूं, मेरे यहाँ एक अशोक भट्ट करके हमारे कार्यकर्ता थे, छोटे से घर में रहते थे जीवन के अंत तक, कई बार मिनिस्टर रहे थे, खुद की कोई गाड़ी वगैरह कुछ नहीं था। और पहले तो मोबाइल फोन हुआ नहीं करते थे, लैंडलाइन होती थी। आप रात में 3 बजे उनको फोन करो, आधी घंटी से वो फोन उठाते थे। और आप उनको कहो भाई, क्योंकि उस समय मैं तो राजनीति में नहीं था, लेकिन हमारे यहाँ अहमदाबाद राजकोट हाईवे पर एक्सीडेंट बहुत होते थे, बगोदरा करके जगह है। तो सप्ताह में 2-3 दिन मुझे फोन आते थे कि भाई यहाँ बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। तो मैं अशोक भट्ट को फोन करता था और वो कहते अच्छा, थोड़ी देर में वो निकल जाते थे। खुद के पास गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं, वो किसी को पकड़ लेंगे, ट्रक पकड़ लेंगे, जिंदगी पूरी ऐसे जीते थी। Are you also saying that कोई युवा ऐसा ना सोचे कि मुझे पॉलिटिशियन बनना है, बट ये सोच के आए कि मुझे पॉलिटिशियन बन के क्या करना है? ऐसा है कि वो ज्यादातर लोग पॉलिटिशियन बनना ऐसा नहीं चाहते। वो कहते मुझे एमएलए बनना है, मुझे कॉर्पोरेटर बनना है, मुझे एमपी बनना है। वो एक अलग कैटेगरी है जी। पॉलिटिक्स में आने का मतलब चुनाव लड़ना ही जरूरी थोड़ा है जी। वो तो लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है जी, कि मौका मिलेगा लड़ लीजिए। काम तो है जन सामान्य के दिलों को जीतना। चुनाव तो बाद में जीते जाते हैं, और जन सामान्य के दिल जीतने के लिए जिंदगी उनके बीच में जीनी पड़ती है जी। जिंदगी को उनके साथ जोड़ना पड़ता है। और ऐसे लोग हैं, आज भी है देश में। अगर आप आजकल के पॉलिटिशियंस के बारे में बात करें जो यंग है, आपको किसी में ऐसी दिखती है, लाइक डू यू सी दैट मच पोटेंशियल इन एनीबॉडी? बहुत लोग हैं जी, बहुत लोग हैं, और बिल्कुल खप जाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, मिशन मूड में काम करते हैं जी। कोई एक आदमी आपके दिमाग में? मैं नाम कहूंगा तो कईयों के साथ अन्याय हो जाएगा, तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं किसी को अन्याय न करूं। लेकिन मेरे सामने कई नाम हैं, कई चेहरे हैं, कई लोगों की बारीकियां मुझे पता है। जब आप पहले कह रहे थे कि वो जो लोगों के साथ रहना, फीलिंग फॉर देम, वो एम्पैथी, सिंपैथी, क्या आपके चाइल्डहुड में ऐसी कोई चीजें थी विच मेड यू लाइक दैट? मतलब मतलब
जैसे आप कह रहे थे कि पॉलिटिशियन जब आप बनना चाहते हैं तो इट्स नॉट अबाउट यू, यू आर सेकेंडरी। जो लोग हैं जिनके लिए आप पॉलिटिशियन हैं वो पहला बन जाते हैं। आपके चाइल्डहुड में ऐसी कोई चीज थी जिसकी वजह से वो ऐसा है कि मेरा जीवन मैंने नहीं बनाया है, हम्म, हालात ने बनाया है। मैं बचपन से जो जिंदगी गुजार करके आया हूं, मैं उसकी गहराई में जाना नहीं चाहता हूं कि अलग मेरा बचपन बीता है। लेकिन वो जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है जी। और शायद वही मेरा एक प्रकार से सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी। मुसीबत यूनिवर्सिटी है मेरे लिए, जो मुझे सिखाती है। और हो सकता है कि मैंने मुसीबत को मोहब्बत करना सीख लिया है, जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैं उस राज्य से आता हूं जहां मैंने माताओं बहनों को सर पे घड़ा लेकर के 2-2, 3-3 किलोमीटर पानी के लिए जाते देखा है। तब मेरा मन करता है कि आजादी के 75 साल के बाद क्या मैं पानी पहुंचा सकता हूं? तो उस संवेदनाओं में से पैदा हुई मेरी ये एक्टिविटी है। योजनाएं होगी, पहले भी होगी, मैं योजनाओं को क्लेम नहीं करता हूं। सपने पहले भी लोगों ने देखे होंगे, लेकिन मैं उन सपनों के लिए खप जाता हूं। सपने किसी के भी क्यों ना हो, लेकिन वो सपना सही है तो मेरा काम है मैं खप जाऊं, ताकि कुछ निकले देश के लिए। जब मुख्यमंत्री बना तो मेरा एक भाषण था और सहज रूप से मैंने कहा था मैं मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखूंगा। दूसरा, मैं मेरे लिए कुछ नहीं करूंगा। और तीसरा, मनुष्य हूं, गलती हो सकती है, बद इरादे से गलत नहीं करूंगा। और वो मैंने अपने जीवन के मंत्र बनाए हैं। गलतियां होती होगी, मुझसे भी होती होगी, मैं भी मनुष्य हूं, मैं कोई देवता थोड़ा हूं। तो मनुष्य हूं तो गलती होती है, बद इरादे से गलत नहीं करूंगा, ये मेरे मन का रहा है हमेशा। क्या आपको क्या आपको लगता है कि जो आपके बिलीफ सिस्टम्स हैं, जो आप सबसे अंदर व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू यू, वो बिलीव्स जो आप 20 साल पहले सोचते थे, अगर आज वो बदल जाए, इज इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? जैसे जैसे कि सोचिए कि आज मैं 38 का हूँ। जब मैं शायद 20 साल का था, मैं सोचता था कि कैपिटलिज्म इज द राइट वे ऑफ द वर्ल्ड। और जब मैं 38 का बन गया हूँ, मे बी आई वॉन्ट टू चेंज माई माइंड अबाउट इट। बट पीपल होल्ड यू टू वॉट यू सेड 20 साल पहले। बट आई फील लाइक इट्स जस्ट एवोल्यूशन और एक ट्रांजिशन है। विद मोर डेटा, लोगों के दिमाग में जो वो पहले सोचते थे वो बदल जाता है। मैं अभी भी कैपिटलिज्म में मानता हूँ, मैं ये एग्जांपल ऐसे ही दे रहा हूँ। बट क्या आपके ऐसे कोई बिलीव्स थे जो आप 10 साल 20 साल पहले मानते थे और आज वो आप नहीं मानते? दो चीजें हैं। एक तो कुछ लोग होते हैं जो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, बहती गाड़ी में जैसा ही रंग बदलना है बदलते रहते हैं। मैं वो व्यक्ति नहीं हूं। मैं एक ही विचार से पला बढ़ा हूं। और अगर मेरी उस आइडियोलॉजी को बहुत कम शब्दों में अगर कहना है तो वो ये है, नेशन फर्स्ट। अगर मेरा एक टैगलाइन है नेशन फर्स्ट, तो फिर उसमें जो भी फिट बैठता है, मुझे फिर वो आइडियोलॉजी के बंधनों में बांधता नहीं है, ट्रेडिशंस के बंधनों में बांधता नहीं है। वो मुझे आगे ले जाने के लिए जरूरी होता है, तो मैं करता हूं। पुरानी चीजें छोड़नी है तो मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं, नई चीजें स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। लेकिन
मानदंड क्या? नेशन फर्स्ट। मेरा तराजू एक है, मैं तराजू नहीं बदलता हूं। अगर मैं इसको थोड़ा और दूसरी तरफ लेके जाऊं, तो क्या पॉलिटिशियन की आइडियोलॉजी होती है जिसके वजह से उसे फॉलोअर्स मिलते हैं, या सोसाइटी की आइडियोलॉजी होती है जिसको पॉलिटिशियन कॉपी करते हैं और उसके वजह से उसको फॉलोअर्स मिलते हैं? आइडियोलॉजी से भी ज्यादा आइडियलिज्म का महत्व है। आइडियोलॉजी के बिना राजनीति होगी ऐसा मैं नहीं कहता हूं, लेकिन आइडियलिज्म, आदर्शवाद, इसकी बहुत जरूरत होती है। जैसे आजादी के पहले क्या आइडियोलॉजी थी भाई? आंदोलन चलता था, फ्रीडम। आजादी कोई एक आइडियोलॉजी थी। गांधी जी का रास्ता जुदा था, आइडियोलॉजी आजादी। सावरकर का रास्ता अपना था, आइडियोलॉजी अलग। कौन सी? आजादी। लोग कहते हैं कि पॉलिटिशियन बनने के लिए थिक स्किन चाहिए, मोटी चमड़ी। हाउ डज वन डेवलप दिस? लोग ट्रोल करेंगे, पब्लिक में आपके बारे में बुरा कहेंगे, आपके बारे में कहानियां बनाएंगे। ये नॉर्मल आदमी के लिए एक नया एक्सपीरियंस है। ये कैसे सीख सकते हैं? राजनीति में संवेदनशील लोगों की जरूरत है। किसी का भला हो तो खुशी हो, ऐसे ऐसे लोगों की जरूरत है। दूसरा विषय है आरोप प्रत्यारोप। तो ये लोकतंत्र में आपको स्वीकार करके चलना चाहिए कि भाई आप पर आरोप होंगे, भांति भांति के आरोप होंगे, लेकिन आप अगर सही है, आपने गलत नहीं किया है, तो आपको कभी भी परेशानी नहीं होती। और सर, आपने प्री सोशल मीडिया पॉलिटिक्स में आप सीएम रह चुके हैं और पोस्ट सोशल मीडिया में आप पीएम हैं। इस दौरान पॉलिटिक्स कैसे बदला है? आपने दोनों देखे हैं, पहले वाला टाइम और आज का टाइम भी, जब सोशल मीडिया ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था और आज जब ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। अगर आप इसके बारे में कुछ एडवाइस दें एक युवा को जो पॉलिटिशियन बनना चाहता है कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो कभी कभी लोग मुझे पूछते हैं, छोटे छोटे जब बच्चों को मिलता हूं ना, तो मुझे ये सवाल पूछते हैं। मुझे भी अच्छा लगता है उनके साथ गप्पे मारना। 8वीं 9वीं कक्षा के बच्चे कभी आ जाते हैं मिलने के लिए, तो कहते हैं साहब ये, कभी कोई बच्चे पूछते हैं आप खुद को टीवी पर देखते हैं तो कैसा लगता है, ऐसा पूछते हैं। कुछ बच्चे आगे पूछते हैं कि इतनी सारी आपको दिन रात गालियां पड़ती है, आपको कैसा लगता है? तो मैं उनको एक चुटकुला सुनाता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं अहमदाबादी हूँ और हमारे अहमदाबादी लोग की अलग एक पहचान, उनके बहुत चुटकुले चलते हैं। मैंने कहा एक अहमदाबादी स्कूटर लेके जा रहा था और किसी के पास बिल्कुल टक्कर लग जाए ऐसा, तो सामने वाला गुस्से में आ गया, तो वो तू मैं शुरू हो गई। वो गालियां देने लगा। ये जो अहमदाबादी था अपना स्कूटर लेके ऐसे ही खड़ा रहा, वो गालियां देता ही जा रहा था। इतने में कोई आया, बोले यार भाई तुम कैसे इंसान हो, ये गालियां दे रहा है और तुम ऐसे ही खड़े हो। तो कह रहा है भाई दे रहा है ना, ले तो नहीं जा रहा ना कुछ। ये अहमदाबादी की टिपिकल, दे जा रहा है, कुछ ले तो नहीं जा रहा है। तो मैंने भी मन बना लिया कि ठीक है भाई, दे रहे हैं गालियां, उनके पास जो होगा वो देंगे, मेरे पास जो होगा मैं दूंगा। लेकिन आप सत्य के धरातल पर होने चाहिए, आपके दिल में पाप नहीं होना चाहिए। अगर आप, वरना, अच्छा कोई मुझे बताए साहब, आप पॉलिटिक्स में नहीं है, एक ऑफिस में काम करते हैं, क्या उस ऑफिस में ऐसा नहीं होता है क्या? एक विशाल परिवार है और उसमें भी दो भाइयों के बीच में कोई थोड़ा तनातनी हुई तो ये होता है कि नहीं होता है? तो जीवन के हर क्षेत्र में ये कम अधिक मात्रा में, लेकिन होता तो हो ही है। और इसलिए उसके आधार पर मोटी चमड़ी के होने के लिए इसे हमें नहीं सोचना चाहिए, अत्यंत संवेदनशील होना चाहिए।
सार्वजनिक जीवन में संवेदनशीलता के बिना आप लोगों का भला नहीं कर सकते जी। और मैं मानता हूं ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी ताकत है सोशल मीडिया। पहले गिने चुने लोग आपको परोसते थे, हम्म। आप उसी को सत्य मानते थे। तब भी आप तो फंसे हुए ही थे, आपको कोई वेरिफिकेशन के लिए अवकाश ही नहीं था कि भाई उसने कहा कि 1 लाख लोग मर गए तो आप मानते 1 लाख लोग मर गए। आज आपके पास ऑल्टरनेट है, आप वेरीफाई कर सकते हैं कि भाई ये बात आई है तो यहाँ कहाँ है, ये यहाँ कहाँ है? आपके मोबाइल फोन में हर चीज अवेलेबल है। हम्म। थोड़ा ध्यान दीजिए, आप बहुत आराम से सत्य के पास पहुंच सकते हैं। और इसलिए डेमोक्रेसी को ताकत देने का काम सोशल मीडिया से हो सकता है। जो लोग आज विकृतियों के कारण कुछ गलत कर रहे हैं, तो समाज में वैसी सामान्य स्थिति में भी, मुझे तो याद है जब पहले मैं संगठन का काम करता था, कोई बात ना हो, हम जनसंघ के लोगों को तो, मैं तो उस समय राजनीति में नहीं था, ऐसी गालियां पड़ती थी, कुछ ना किया हो, कुछ भी नहीं हो, गालियां पड़ती थी। यहां तक कि अकाल आया तो भी गाली देते थे पॉलिटिशियन को। तो उस जमाने में भी ऐसा ही होता था, लेकिन तब वो प्रिंट मीडिया हुआ करता था तो उसकी उतनी ताकत थी। आज सोचे तो थोड़ा बहुत तो पहले भी था, आज भी है, लेकिन आज आपके पास सत्य खोजने के लिए बहुत बड़ा कैनवास अवेलेबल है, बहुत ऑल्टरनेट रास्ते ओपन है। हम्म। और आज का नौजवान जो है ज्यादातर इन चीजों को वेरीफाई करता है। देखिए, मैं आजकल कभी बच्चों को मिलता हूं, मैं हैरान, मुझे स्पेस के विषय में काफी रुचि नजर आती है। तो चंद्रयान की सफलता ने मेरे देश के नौजवानों में एक नया स्पिरिट पैदा किया है। मुझे कई बच्चे मिलते हैं, वो गगनयान के टाइम टेबल के विषय में उनको पता होता है। सोशल मीडिया की ताकत देखिए, वो फॉलो करता है कि गगनयान का क्या हो रहा है, एस्ट्रोनॉट का क्या हो रहा है, किसकी कहाँ ट्रेनिंग चल रही है। 8वीं 9वीं कक्षा के बच्चों को पता होता है। इसका मतलब यह हुआ कि सोशल मीडिया एक प्रकार से नई जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ी ताकत भी बन रही है, और मैं उसको उपयोगी मानता हूं। जब मैं नया नया राजनीतिक क्षेत्र में आया, तो मैं तो बहुत छोटा था, तो मुझे तो कोई गाली खाने का प्रश्न नहीं आता था, लेकिन ऊटपटांग चीजें मैं सुनता था। तो मुझे लगता था ये क्यों ऐसा बोलते हैं लोग, क्यों ऐसा करते हैं। फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि भाई ये एक क्षेत्र ही ऐसा है कि इसमें आपको जीना है। आजकल बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि उनको एंग्जाइटी होती है, मुझे भी होती है। एंग्जाइटी मेरे लाइफ में द वे इट प्रेजेंट्स इटसेल्फ इज, जैसे मैं आपके साथ बैठ के बातें कर रहा हूँ, आई फील नर्वस, आई फील एंग्शियस। मुझे ये लगता है कि पता नहीं मैं क्या बोल दूंगा, आपको कैसे लगेगा। एंड आप, इट्स अ टफ कॉन्वर्जेशन फॉर मी टू हैव। बहुत सारे बच्चे एंग्जाइटी के बारे में बात कर रहे हैं, ये आपकी ज़िंदगी में भी आता है? और जब आपके बचपन में आता था, आपने इसके साथ किया क्या? आता तो होगा, ऐसा तो नहीं है कि परमात्मा ने कुछ मेरे लिए दरवाजे बंद रखे होंगे। जो हर एक को देते हैं वो मुझे भी दिया होगा। लेकिन हर एक की अपनी इन चीजों को मैनेज करने की अलग अलग क्षमता होती है और अलग अलग स्टाइल होती है। ये आप मुझे, अगर मैं ये आपसे सीखना चाहूँ तो हाउ डज वन डू इट? एग्जैक्टली कोई थीसिस के रूप में कहना तो बड़ा कठिन है, लेकिन मैं एक ऐसे पद पर बैठा हूं कि मुझे मेरे इमोशंस को, मेरी ये जो नेचुरल टेंडेंसी मनुष्य की होती है, उन सब से बाहर रहना होगा, सबसे ऊपर रहना होगा। अब जैसे 2002 गुजरात में चुनाव था।
मेरी जिंदगी का वो सबसे बड़ा कसौटी थी। वैसे मैं मेरे जीवन में करीब करीब चुनाव जीतने का अवसर मुझे बहुत मिला है, लड़ा तब भी और लड़ाया तब भी। तो मेरे जीवन में न टीवी देखा, रिजल्ट आ रहे थे, कुछ नहीं। 11-12 बजे मेरे घर के नीचे सीएम बंगलो के बाहर ढोल की आवाज आने लगी। और मैंने लोगों को कहा, भाई 12 बजे तक मुझे कुछ जानकारी मत देना। फिर हमारे ऑपरेटर ने चिट्ठी भेजी कि साहब आप 2/3 बहुमत से आप आगे चल रहे हैं वगैरह। तो मैं नहीं मानता हूं कि कुछ मेरे भीतर कुछ नहीं हुआ होगा, हम्म, लेकिन उसको ओवर पावर करने वाला मेरे पास कोई थॉट था। तो मेरे लिए वो रेस्टलेसनेस कहो, एंग्जाइटी कहो, अलग हो गया। उसी प्रकार से मेरे यहाँ पर 5 जगह पे बम ब्लास्ट हुए। आप कल्पना कर सकते हैं कैसी स्थिति होगी एक मुख्यमंत्री के नाते। तो मैंने कहा मैं पुलिस कंट्रोल रूम में जाना चाहता हूं। तो मेरे सिक्योरिटी वालों ने मना कर दिया हम्म, कि साहब अभी पता नहीं कहाँ क्या पड़ा होगा और आप कहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा जो भी होगा मैं जाऊंगा। वो बड़े परेशान थे कि ये आखिर कर क्या। मैं आकर के गाड़ी में बैठ गया। तो वो चलती, मैंने कहा पहले अस्पताल जाऊंगा। नहीं, बोले साहब अस्पतालों में भी बम फुट रहे हैं। मैंने कहा जो होगा होगा, मैं जाऊंगा। तो मेरे भीतर उसको आप कह सकते हैं कि रेस्टलेसनेस होगा, हम्म, एंग्जाइटी होगी, लेकिन मेरा तरीका ये था कि मैं अपने मिशन के साथ खप खप जाता था। हम्म, तो मैं उसको अलग रूप में अनुभव करता हूँ। शायद मुझे उसमें जिम्मेवारी का भाव आ जाता है। मैं 24 फरवरी 2002 को जीवन में पहली बार एमएलए बना। हम्म, 24 फरवरी 2002। हम्म, 27 फरवरी पहली बार मैं असेंबली में गया। जीवन में पहली बार विधानसभा गृह में गया। मेरी एमएलए की आयु 3 दिन थी और अचानक गोधरा में इतना बड़ा कांड की खबर आने लगी। ट्रेन में आग लगी है, धीरे धीरे खबर आई मरने लगे। तो मैं बहुत ही स्वाभाविक, जो भी रेस्टलेस कहो, जो भी, क्योंकि मैं चिंतित था। मैं हाउस में था, में मैं निकलते ही कहा, मैंने कहा भाई मैं गोधरा जाना चाहता हूं। तो मैंने कहा यहाँ से बड़ौदा जाएंगे, बड़ौदा से हम हेलीकॉप्टर लेंगे। तो बोले हेलीकॉप्टर तो है नहीं। तो मैंने कहा किसी का देखो। तो ओएनजीसी का शायद था, तो सिंगल इंजन था। तो उन्होंने मना कर दिया, वीआईपी को नहीं ले जा सकते। मैंने कहा मैं वीआईपी नहीं हूँ, मैं कॉमन मैन हूँ, मैं जाऊंगा। तो बड़ा झगड़ा हुआ हमारा। मैंने कहा मैं लिखित देता हूँ, जो कुछ भी होगा मेरी जिम्मेवारी है, मैं सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर से जाऊंगा। और मैं गोधरा पहुंचा। अब वो दर्दनाक दृश्य, इतने डेड बॉडी है, सब आप कल्पना कर सकते हैं। मैं भी इंसान हूं, मुझे भी सब कुछ हुआ जो होना था। लेकिन मुझे मालूम था कि मैं एक ऐसे पद पर बैठा हूं कि मुझे मेरे इमोशंस को, मेरी ये जो नेचुरल टेंडेंसी मनुष्य की होती है, उन सब से बाहर रहना होगा, सबसे ऊपर रहना होगा। और जो भी कर सकता हूं करके मैंने कोशिश की अपने आप को संभालने की। पर जैसे मैं परीक्षा पे, चर्चा पे स्टूडेंट से बात करता हूं, तो मैं उनको सारा उसका लेसन समझाता हूं कि भाई तुम दिमाग में से निकाल दो कि तुम कुछ करने जा रहे हो। तुम्हारी रूटीन एक्टिविटी के हिस्सा बनने ऐसे जाओ। तुम स्पेशल नए कपड़े पहनने की कोशिश मत करो उस दिन।
क्या आप ऐसे सोचते हैं कि वर्स्ट केस क्या होगा? वर्स्ट केस मतलब सबसे बुरी चीज़ क्या हो सकती है? क्या आप वैसे सोचते हैं? जी नहीं, मैंने कभी न जीवन का सोचा है न मृत्यु का सोचा है। हुँ, देखिए, मैं हिसाब किताब करके जो चलते हैं ना जिंदगी में, हुँ, उनके लिए शायद होगा। मैं शायद इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि सचमुच में मैं आज जहां पहुंचा हूं वहां आने पहुंचने के लिए निकला ही नहीं था जी। हुँ, इसलिए मुझे पता ही नहीं है कुछ। मैं जब सीएम बना तो मुझे आश्चर्य था कि मैं सीएम कैसे बन गया। हुँ, तो मेरे जीवन का ये राह नहीं था। दायित्व आया है तो मैं निभा रहा हूं, उसे अच्छे ढंग से करना ही मेरा मकसद रहता है। पर कोई इस काम के लिए चल पड़ा था ऐसा नहीं है जी। इसलिए मुझे वो हिसाब किताब बैठता नहीं है जी, जो सामान्य जीवन में होता है। मैं शायद इसमें अपवाद हूँ, क्योंकि क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ऐसा है कि मैं ऐसा कभी सोच ही नहीं सकता हूँ। मैंने एक बार किसी ने पूछा था, भी मेरा बैकग्राउंड ऐसा है कि मैं अगर कोई प्राइमरी स्कूल का टीचर बन जाता तो मेरी माँ ने मोहल्ले में गुड़ बेचा होता, गुड़ खिलाया होता सबको कि देखो मेरा बेटा टीचर हो गया। तो मेरा वो बैकग्राउंड था। तो इसलिए मैंने तो कभी ऐसे सपने देखे नहीं थे। इसलिए मुझे कोई ये नहीं होगा तो क्या होगा, ये नहीं होगा तो कैसा होगा, हुँ, ये सब कुछ चीजें दिमाग में बहुत ज्यादा आती नहीं है जी। हुँ। जैसे आज आपने पहले कहा था कि सफलता से ज़्यादा फेलियर से सीखने को मिलता है। आप ऐसे कुछ फेलियर्स के बारे में बात करना जिस चाहेंगे? दिन चंद्रयान 2 का लॉन्चिंग होने वाला था, मुझे कई लोगों ने कहा था कि साहब नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा क्यों? बोले साहब ये तो अनसर्टेन होता है, दुनिया में हर देश फेल जाते हैं, 4-4 6-6 बार करने के बाद होते हैं, आप जाएंगे और कुछ हो गया तो मैंने कहा क्या है, अपयश लेने की मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं क्या। मैं गया और हुआ ऐसा कि चंद्रयान लॉन्चिंग में हम लास्ट सेकंड बिखर गए। सारे वहां बैठे हुए लोग परेशान थे। प्रधानमंत्री को कहने की हिम्मत नहीं थी किसी की। लेकिन मैं टेक्नोलॉजी की जितनी समझ तो मैं देख पाता था कि हाँ कुछ गड़बड़ लग रही है, नहीं चल रहा है। आखिरकार एक जो सीनियर मोस्ट थे उन्होंने आके मुझे कहा साहब, मैं कहा चिंता मत कीजिए। सभी को मैं नमस्ते नमस्ते किया। मैं रात को 2 बजे कार्यक्रम था वो, मैं वहां गेस्ट हाउस पर गया, लेकिन मैं सो नहीं पाया। मैंने फिर से करीब आधे पौने घंटे के बाद सबको बुलाया। मैंने कहा देखिए अगर ये लोग थक ना गए हो तो मैं सुबह 7 बजे इनको मिलना चाहता हूँ जाने से पहले, क्योंकि देश को बहुत बड़ा सेटबैक था। लेकिन मैं सेटबैक से रोने धोने करके जिंदगी गुजारने वालों में नहीं था। मैंने कहा मैं सुबह गया और सभी साइंटिस्टों को मैंने कहा अगर कोई फेलियर है तो जिम्मेवारी मेरी है। आपने प्रयास किया, आप निराश मत होइए। और मैंने उनका जितना भी आत्मविश्वास जगा सकता हूं मैंने जगाया, और चंद्रयान 3 सफल हुआ। इससे कोई सीख जो आज आप यूज़ करते हैं? हम्म? इस इंसिडेंट से ऐसी कोई लर्निंग जो आज आप पॉलिटिक्स में यूज़ करते हैं? देखिए पॉलिटिक्स में रिस्क लेने के लिए बहुत तैयारी चाहिए जी। उसमें हर पल रिस्क लेना। जब मैं 1 लाख नौजवानों को कहता हूं कि आप आइए, हुँ, और मैं अपना समय भी उनके लिए देना चाहता हूं जो ये लोग चाहते हैं। और मुझे लगता है कि देश को अगर ऐसे नौजवान मिल जाएं तो मेरा 2047 का जो एक मेरे मन में ड्रीम है वो पूरा करेंगे। हुँ, हुँ, मैं उनको मेरे लिए काम करने के लिए नहीं बुला रहा हूं, हुँ, हुँ। देश के लिए काम करने के लिए कह रहा अपने पॉलिटिक्स में बुला रहे हूं। हैं। लेकिन उनको फियर ऑफ अननोन जिसको कहते हैं वो न हो, इसलिए मैं उनका साथ खड़े रहना चाहता हूं कि आप चिंता मत करिए, चलिए दोस्तों। और लेना पाना बनने के इरादे से मत आइए। लोकतंत्र में राजनीति का बहुत महत्व है, उसको प्रतिष्ठा दीजिए। जितनी ज्यादा प्रतिष्ठा राजनीति को मिलेगी उतना राजनीति शुद्धिकरण होगा। हुँ, हम उसको निकम्मा है, गंदा है तो फिर गंदा ही आएंगे।
हम इसको प्रतिष्ठा दें, अच्छे लोग आने चाहिए। तो मेरी एक कोशिश है। एक बात है कि मैं आज यहाँ पे बैठ के बोल रहा हूँ कि और यंगस्टर्स को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। जब मैं खुद अपने बारे में बात करूँ तो दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि आई लाइक माई जॉब। मुझे कंपनीज में इन्वेस्ट करना, स्टॉक मार्केट्स, ये मैं बहुत टाइम 20 साल से कर रहा हूँ एंड आई रियली लव एंड एन्जॉय माई जॉब। और दूसरी चीज़ ये है कि एज somebody who grew up in a South Indian middle class family, बचपन से ये कहा गया था कि मेरे आगे जो ऑप्शंस है, डॉक्टर या इंजीनियर या चार्टर्ड अकाउंटेंट तब थे, अभी शायद एक स्टार्टअप भी उसमें ऐड कर सकते हैं। बट हम सब लोगों के लिए पॉलिटिक्स इज़ अ डर्टी प्लेस। ये इतना इनग्रेन हो गया हमारी साइकी में कि ये बदलना बहुत मुश्किल है। और अगर मैं थोड़ा और सच कहूँ इसके बारे में, वो पॉलिटिशियन बनने के बाद वो एक चीज़ जो मैं बदलना चाहता हूँ, मुझे वो पता भी नहीं कि वो चीज़ क्या है। तो हम जैसे लोगों के लिए आप क्या करेंगे? मैं दूसरी तरह से देखता हूं। आपने जो अपना एनालिसिस किया वो अधूरा है। अधूरा इसलिए है कि अगर आप जो कह रहे थे वही होते तो आज आप यहां नहीं होते। आपका एक एक मिनट रुपये पैसों का खेल होता। वो सब छोड़ छाड़ करके दिल्ली की ठंड में आप मेरे साथ अपना दिमाग खपा रहे हो। मतलब कि आप डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स, इससे जुड़े हो। पॉलिटिक्स का मतलब चुनाव नहीं है। पॉलिटिक्स का मतलब हार जीत नहीं है। पॉलिटिक्स का मतलब सत्ता नहीं है। वो उसका एक पहलू है। चुने हुए जनप्रतिनिधि कितने होंगे देश में? मान लीजिए 10,000 एमएलए होंगे, 1-2 हजार यहाँ। सब लोग तो जितने, लेकिन राजनीति में सब लोगों की जरूरत होती है। दूसरा, आप पॉलिसी मेकिंग में होते हैं तो बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आप अपनी एक छोटी कंपनी में अच्छी चीज करके बदलाव लाएं, लेकिन अगर आपका व्यक्तित्व किसी पॉलिसी मेकर की जगह पे होगा, राजनीति में होगा, तो आप वो बदलाव पूरे देश में ला सकते हैं। तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है शासन व्यवस्था में कि आप नीतियां बना सकते हैं। नीतियों को एग्जीक्यूट करके आप स्थितियां बदल सकते हो। और अगर सही दिशा में हो और नेक ईमानदारी से करते हो तो आपको परिणाम नजर आते हैं। अब जैसे मैं बताऊं, हमारे देश में ट्राइबल के लिए तो काम हर सरकार करती आई है, लेकिन हमारे राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी वो समाज के उस तबके से आती हैं। तो मैं जब भी उनसे मिलता था तो बहुत इमोशनल हो जाती थी। आदिवासी समाज में भी अति पिछड़े जो लोग हैं उन तक कुछ पहुंचा नहीं है, और छोटे छोटे समूह है, बिखरे हुए हैं। उन्होंने मुझे कई बार कहा कुछ करना है। मैंने उनसे कहा कि आप मुझे गाइड कीजिए। तो उनके मार्गदर्शन में मैंने एक स्कीम बनाई, पीएम जनमन योजना। अब ये लोग ज्यादा से ज्यादा 25 लाख लोग हैं और वो भी 250 जगह पे हैं। पॉलिटिशियन के लिए काम का नहीं है क्योंकि उसे वोट मिलना नहीं है, जीत हार होनी नहीं है, लेकिन जीवन के लिए बहुत बड़ा है। द्रौपदी जी उस समाज को जानती थी, उन्होंने मुझे आग्रह किया और मैंने पीएम। और आज जब मैं सुनता हूं कि साहब वहां पहले ये नहीं था, अब ये हो गया, वो नहीं था, हो गया, तो मेरे मन को एक बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि जगह का क्या उपयोग हो सकता है। जिसको किसी ने नहीं पूछा उसकी पूजा करने का मुझे अवसर मिल गया।
तो मैं राजनीति में अगर आप कोई अच्छे निर्णय और सही समय पे निर्णय करते हैं तो कितना बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, इसका एक उदाहरण है जी। और सर, मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ, ना ही मैं एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट हूँ। अगर मैं पॉलिसीज़ के बारे में बात करूँगा तो आई साउंड लाइक एन इडियट। इसके लिए शायद बहुत सारे मोर एक्सपीरियंस लोग हैं। बट इफ आई गो बैक टू फेलियर, क्या आप और दे सकते हैं? और उनसे आपने क्या सीखा फ्रॉम फेलियर्स? बचपन में भी हो सकता है, सीएम के टाइम में, पिछले 10 साल में। वैसे मुझे सेटबैक तो बहुत आए हैं। अब जैसे मैं छोटा था, शायद प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है अभी। और हमारे राज्य में शायद कोई सैनिक स्कूल शुरू हुआ। अब मुझे अखबार पढ़ने की आदत थी, तो अखबार पढ़ना मतलब एडवर्टाइजमेंट भी पढ़ता था, कोई था बस पढ़ना मतलब पढ़ना। तो मेरे गांव में लाइब्रेरी थी, लाइब्रेरी में चला जाता था। तो मैंने ये सैनिक स्कूल का पढ़ा। तो फिर शायद उस समय 1 रुपया का मनी ऑर्डर करके वो सारा मंगवाया मैंने। अब वो सब अंग्रेजी में इतना बड़ा आया, अब हमें कुछ आता नहीं था। तो मेरे यहाँ एक रासबिहारी मणियार करके हाई स्कूल के प्रिंसिपल थे, लेकिन मेरे घर से कोई 300-400 मीटर दूरी पर रहते थे। तो जाते आते उनका घर देखते थे, और हम उस बचपन में तो बहुत बड़े लगते थे हमें। तो एक दिन मैं उनके घर पहुंच गया। मैंने कहा मुझे समझ नहीं आता है, अगर कोई मुझे समझाए तो। अब वो बड़े दयालु थे, तो कहा तुम चिंता मत कर बेटा, मैं तुम्हारी चिंता करूंगा। तो उन्होंने सारा देखा और मुझे कहा देखिए ये स्कूल है, सैनिक स्कूल है, ऐसा उसका एक इंटरव्यू होता है, एग्जाम होता है, पास होता है वगैरह, जाते हैं। बाद में मैंने मेरे पिताजी को कहा, तो मेरे पिताजी ने कहा नहीं नहीं, हाँ हमारे पास पैसे वैसे नहीं है, कहीं जाना वाना नहीं है, अपने गांव में ही रहो। अब वो मेरे मन में पता नहीं, एक सैनिक स्कूल एक बहुत बड़ी चीज होती है देश के लिए, नहीं कर पाया। तो मुझे लगता है कि शायद वो पहला ही मेरे मन में एक सेटबैक आया कि मैं ये भी नहीं कर सकता हूँ। यानी जीवन में मैं से एक एक चीज देखूं। मुझे याद है, मेरे मन में इच्छा थी एक साधु जीवन जीने की इच्छा बड़ी, लेकिन मैं नहीं कर पाया। और मेरा पहला प्रयास तो था कि मैं रामकृष्ण मिशन में अपने आप को जोड़ूं। स्वामी आत्मस्थानंद जी ने, जो 100 साल उनके जीवन रहा, अभी स्वर्गवास हुआ, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ कहा है, स्वामी आत्मस्थानंद जी ने, क्योंकि मैं उनके पास रहा। लेकिन रामकृष्ण मिशन के कुछ नियम थे, मैं उस क्वालिफिकेशन में बैठता नहीं था, तो मैं वहाँ फिट नहीं हुआ, तो मुझे मना कर दिया गया। लेकिन मैं निराश नहीं हुआ। मेरे लिए मेरा सपना अधूरा रह गया, लेकिन मैं निराश नहीं हुआ। मैं सेटबैक ही था मेरे जीवन में, ऐसे ही भटकता रहा, फिर और कहीं कुछ संतों महंतों को ढूंढता रहा। वहां भी कुछ सफलता नहीं मिली, एक प्रकार से मैं कह सकता हूं। तो फिर लौट के आ गया। शायद नियति ने कुछ ऐसे ही सोचा होगा, तो मुझे इस राह पर ले गई नियति। तो जीवन में सेटबैक तो आते ही हैं ऐसे। और ये सेटबैक्स ने आज आपकी पर्सनालिटी में एक महत्वपूर्ण पार्ट प्ले किया है, जैसे आपकी पर्सनालिटी आज है? और उनसे आपने क्या सीखा? मैं बताता हूँ। मैं जब आरएसएस में काम करता था, तो उस समय एक नई नई एक पुरानी जीप ली आरएसएस वालों ने। तो मुझे ड्राइविंग आता था, मैंने सीखा था मैं नया नया। अब मैं ट्राइबल बेल्ट में हमारे एक संघ के अधिकारी को लेकर के ट्रैवल कर रहा था। तो उकाई डैम से हम वापस आ रहे थे, तो काफी ढलान थी। तो मैंने सोचा पेट्रोल बच जाएगा,
तो मैंने गाड़ी बंद कर दी और जाएगा नीचे, गाड़ी तो चली जाएगी। मुझे ज्ञान नहीं था कि इसके कारण मेरी मुसीबत कैसी आएगी। व्हीकल अनकंट्रोल हो गया, ब्रेक लगाए तो भी मुसीबत थी, क्योंकि तेज गति एकदम से पकड़ ली। मशीन बंद किया हुआ था तो कोई कंट्रोल ही नहीं था। बच गए, लेकिन मेरे बगल वालों को भी पता नहीं चला कि मैंने ऐसा पाप किया है। लेकिन बाद में मैंने सीखा कि भाई ये खेल बंद करो। तो सीखते हैं, हर गलती से सीखते हैं। तो मैं बिल्कुल साफ मानता हूं कि अनुभवों से ही जिंदगी का जितना ज्यादा संवरना होता है वो अनुभव से होता है जी। और मेरा सद्भाग्य रहा है कि मैं एक कंफर्ट जोन में जिंदगी मैंने बिताई नहीं, हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर ही रहा। और जब कंफर्ट जोन से बाहर रहा तो मुझे पता था कि मुझे कैसा करना है, कैसे जीना है। ऐसी कोई स्पेसिफिक रीजन, इज देयर अ रीजन कि आज आप ऐसे सोचते हैं कि आपको कंफर्ट जोन में नहीं रहना है? मैं शायद अनफिट हूं कंफर्ट के लिए, ऐसा ही लग रहा है। बट आपने ऐसे भी सोचा है कि क्यों, आपको क्यों लगता है कि आप अनफिट है कंफर्ट के लिए? मैं जिस जीवन को जी करके आया हूं ना, इसलिए मुझे बहुत बड़ी चीजें हैं मेरे लिए। मुझे छोटा सा भी मेरे मन को संतोष देता है, क्योंकि मेरा जीवन का जो बचपन का जो व्यक्ति का एक मन तैयार हो जाता है, उससे वो बाय एंड लार्ज उसको लगता है कि संतोष है, बाय एंड लार्ज लगता है संतोष है। क्या आपको ऐसा भी लगता हो सकता है कि कंफर्ट कम्स इन द वे ऑफ अचीविंग योर एंड गोल? ज्यादातर तो मैं मानता हूं कि जीवन में कई लोग विफल इसलिए होते हैं कि वो कंफर्ट जोन के आदी हो जाते हैं। जो लोग कंफर्ट जोन से, इवन एक बड़ा उद्योगपति भी अगर रिस्क नहीं लेता है, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आता है, उसके कंफर्ट जोन के लेवल अलग होंगे, तो काल क्रम पे वो खत्म हो जाएगा जी। उसको बाहर आना ही पड़ेगा। और जो जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रगति करना चाहता है, उसने कंफर्ट जोन का आदी नहीं बनना चाहिए। रिस्क लेने की उसकी जो मनोभूमिका है, हमेशा हमेशा उसका ड्राइविंग फोर्स होती है जी। और ये एंटरप्रेन्योरशिप में भी सेम थिंग है, जो ज्यादा रिस्क ले सके ही डज बेटर। क्या सर आपकी लाइफ में आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी टाइम के साथ बढ़ रही है? मुझे लगता है मेरी जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है उसका अभी फुल यूटिलाइजेशन हुआ ही नहीं है, बहुत कम हुआ है। मेरी बहुत रिस्क टेकिंग कैपेसिटी शायद अनेक गुना ज्यादा होगी। इसका कारण है कि मुझे परवाह ही नहीं है। मैंने अपने विषय में कभी सोचा ही नहीं है जी। और जो खुद के लिए नहीं सोचता है उसके पास रिस्क टेकिंग कैपेसिटी का कोई यानी बेहिसाब होती है। मेरा केस ऐसा है। अगर आप आज के दिन, आज मैं ये नहीं हूं, कल ये नहीं रहूंगा तो मेरा क्या होगा, कोई लेना देना ही नहीं मेरा तो। अगर आज आपके दिन में किसी चीज के बारे में नहीं सोचे, जीरो फियर, नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, और एक ऐसा डिसीजन लें जो आप अदरवाइज नहीं ले रहे हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर, कॉन्स्ट्रक्ट, गवर्नमेंट, ऑल ऑफ दैट, वो एक चीज क्या होती? कि शायद मेरी और विधाएं समाप्त हो चुकी है, वन लाइफ वन मिशन जैसा हो गया है। इसलिए शायद मुझे, लेकिन एक चीज मैं पहले करता था जो कभी कभी मेरा मन अभी भी करता है। मेरा एक कार्यक्रम होता था और मैंने उसको नाम दिया था, मैं मुझको मिलने जाता हूं। मैं मुझको मिलने जाता हूं।
हम्म, यानी कभी कभी हम खुद को ही नहीं मिलते, दुनिया को तो मिलते हैं, हम्म, खुद को मिलने के लिए समय ही नहीं है। हम्म, तो मैं क्या करता था, साल में कोई समय निकाल के 3-4 दिन मेरी जितना जरूरत है उतना सारा लेकर के चल पड़ता था और उस जगह पे जाके रहता था जहां कोई मनुष्य ना हो, हम्म, कहीं पानी की सुविधा मिल जाए बस, ऐसी जगह में ढूंढता था, जंगलों में कहीं। हम्म, उस समय तो ये मोबाइल फोन वगैरह तो कुछ था ही नहीं, अखबार वखबार कुछ सवाल नहीं उठता था। तो वो जीवन का मेरा एक अलग आनंद होता था, हम्म, वो मैं कभी कभी मिस करता हूँ। हम्म। और उस दौरान आपने कुछ सीखा अपने बारे में कि जब आप अपने साथ थे, अकेले में, फिलॉसफी में जैसे कि बहुत लोग कहते हैं कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इन लाइफ इज व्हाई एम आई हाउ आई एम। क्या आपने कुछ सीखा अपने बारे में इन दैट टाइम कि आप ऐसे क्यों हैं? अपने आप में खो जाना, बस यही एक बात है। एक उदाहरण बताता हूँ इससे क्या हुआ। हम्म, शायद 80s का कालखंड होगा। मैंने तय किया कि मैं रेगिस्तान में रहूंगा, तो मैं चल पड़ा। लेकिन रेगिस्तान में मैं भटकता ही गया, लेकिन एक दिया दिखता था, लेकिन मैं पहुंच ही नहीं पाता था। तो कोई मुझे एक कैमल वाला मिल गया। हम्म, बोले, भाई तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैंने कहा, भाई मैं रेगिस्तान में अंदर जाना चाहता हूँ। उसने कहा, ऐसा करो, अभी मेरे साथ चलो, वो जो सामने लाइट दिखती है वो एक आखिरी गांव है, मैं तुम्हें वहां तक छोड़ देता हूँ, रात को वहां रुक जाना और सुबह फिर कोई वहां से तुम्हें मिल जाए तो मुझे ले गया। कोई गुलबेग करके मुस्लिम सज्जन थे, उनके यहाँ ले गया। अब वो छोटा सा गांव धोरडो, जो पाकिस्तान की सीमा पर भारत का आखिरी गांव है, होता है 20-25 घर और सभी मुस्लिम परिवार। तो आतिथ्य सत्कार तो हमारे देश में है ही है। उनका, भाई बच्चे तुम आओ भाई। मैंने कहा, नहीं मुझे तो जाना है। तो बोले, नहीं जा सकते रेगिस्तान में भी, तो तुम्हें अंदाज है माइनस टेम्परेचर होगा, तुम कैसे रहोगे वहां? अभी रात को यहाँ सो जाओ, तुम्हें सुबह दिखाएंगे। खैर रात को मैं उनके यहाँ रुका, उन्होंने खाना वाना खिलाया। मैंने कहा, भाई मुझे तो अकेले रहना है, कोई चाहिए नहीं मुझे। बोले, तुम अकेले रह ही नहीं सकते, तुम यहाँ एक हमारा छोटा सा झोपड़ी है, तुम वहां रहो और उस दिन में चले जाना तुम रण में, रात को वापिस आ जाना। मैं गया, वो वाइट रण था और कल्पना बाहर का। वो एक दृश्य ने मेरे मन को इतना छू लिया। जो चीजें मैंने मेरे हिमालयन लाइफ में अनुभव की थी, बर्फ की चट्टानों के बीच में जिंदगी गुजारना, यहां मैं वो ही दृश्य अनुभव कर रहा था और मुझे एक स्पिरिचुअल फीलिंग आता था। लेकिन वो जो दृश्य मेरे मन में था, जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने वहां एक रणोत्सव बड़ा इवेंट बना दिया और आज वो टूरिज्म का बहुत बड़ा डेस्टिनेशन बन गया है और अभी ग्लोबली बेस्ट टूरिस्ट विलेज का उसको दुनिया में नंबर 1 इनाम मिला है उसको। अगर सोचिए कि कल आपके जिंदगी में एक ऐसी ऐसा इवेंट हो जिससे आपको सबसे ज्यादा खुशी मिले, तो पहला कॉल आपका किसको जाएगा? ऐसा है कि मैं जब श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराने गया था और पंजाब में फगवाड़ा के पास हमारी यात्रा पर अटैक हो गया, गोलियां चली, काफी लोग, 5 या 6 लोग मारे गए।
काफी लोग इंजर्ड हुए, तो पूरे देश में एक तनाव था कि क्या होगा। श्रीनगर लाल चौक में जा रहे, तब तो तिरंगा झंडा फहराना भी बड़ा मुश्किल था। लाल चौक में तिरंगा झंडे को जला दिया जाता था। तिरंगा झंडा फहराने के बाद हम जम्मू आए, तो मैंने जम्मू से मेरा पहला फोन मेरी माँ को किया था। मेरे लिए वो एक खुशी की पल थी, और दूसरा मन में था कि माँ को चिंता होती होगी कि ये गोलियां चली हैं और ये कहाँ गया है। तो मुझे याद है कि मैंने पहला फोन माँ को किया था। मुझे उस फोन का महात्म्य आज समझ आता है। वैसा मुझे फीलिंग और मैं कहीं आया नहीं। टू लूज अ पेरेंट, जैसे आप यू लॉस्ट अ पेरेंट रिसेंटली, आई लॉस्ट माई डैड रिसेंटली, आपने मुझे खत भी लिखा था, थैंक यू, वेरी काइंड। आपके दिमाग में पहली चीज़ क्या आती है? जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं तो व्हेन आई लॉस्ट माय डैड, द फर्स्ट थॉट इन माय माइंड वाज गिल्ट, कि मैंने ये क्यों नहीं किया, मैंने जाके और टाइम स्पेंड क्यों नहीं किया उनके साथ, व्हाई डिड आई पिक मे बी वर्क, मे बी दिस दैट और द अदर ओवर हिम। जब आपकी लाइफ में ये इवेंट हुआ तो आपने क्या सोचा? ऐसा है कि वैसा मेरे जीवन में नहीं है, क्योंकि मैं बचपन में घर छोड़ चुका था। तो घर के लोगों ने भी मान लिया था कि ये हमारा नहीं है। मैंने भी मान लिया था कि मैं घर के लिए नहीं हूं। तो मेरा जीवन वैसा रहा। इसलिए उस प्रकार का अटैचमेंट किसी को भी फील होने का कारण नहीं था। लेकिन जब हमारी माताजी का 100 साल हुआ, तो मैं माँ को पैर छूने के लिए गया था। अब 100 साल की उम्र, मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, उनको कुछ भी पढ़ा वो ज्ञान नहीं था, यानी अक्षर ज्ञान नहीं था। तो मैंने जाते जाते कहा कि माँ, मुझे तो निकलना पड़ेगा, मेरा काम है, मेरे लिए कुछ। तो मैं हैरान था, मेरी माँ ने 2 वाक्य कहे, बड़े ही, यानी एक जिसको कभी स्कूल का दरवाजा नहीं देखा, वो माँ कहती है, काम करो बुद्धि से, जीवन जियो शुद्धि से। अब ये वाक्य उनके मुंह से निकलना, ये मेरे लिए बड़ा, यानी एक प्रकार से बहुत बड़ा खजाना था। काम करो बुद्धि, गुजराती में बोल रही थी वो, लेकिन उसका मतलब ये था, काम करो बुद्धि से, जीवन जियो शुद्धि से। तो मैं सोचता था कि परमात्मा ने इस माँ को क्या कुछ नहीं दिया होगा, क्या विशेषता होगी। तो कभी लगता है कि मैं इस के पास कभी रहता तो मैं शायद ऐसी बहुत सी चीजें निकाल सकता था, जान सकता था। तो कमी महसूस होती कि ऐसा मेरा संवाद बहुत कम हुआ, क्योंकि मैं जाता था साल में 1-2 बार। अच्छा, माँ कभी बीमार नहीं हुई माँ को, और कभी जाता था तो भी पूछती थी मुझे कि भाई तुम्हें काम होगा, जाओ जल्दी तुम। अरे इस प्रकार का उनका नेचर था। तो सर मैं पॉलिटिक्स में फिर से आ रहा हूं। पहले आपने बताया कि पॉलिटिक्स डर्टी नहीं है, हिस्ट्री ने बताया कि पॉलिटिशियंस शायद पॉलिटिक्स को डर्टी बनाते हैं, एंड दिस इज स्टिल द प्लेस फॉर आइडियलिस्टिक पीपल इफ दे वांट टू चेंज द इकोसिस्टम। दूसरा सवाल, पैसे इन पॉलिटिक्स। अगर हम टू द यूथ ऑफ द कंट्री वी से जॉइन पॉलिटिक्स, उनके दिमाग में सेकंड प्रॉब्लम जो आता है कि इसके लिए बहुत पैसे चाहिए और ये हमारे पास नहीं है। इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरे लाइफ में स्टार्टअप इंडस्ट्री में जहाँ पे मैं काम करता हूँ, जब हमें एक आइडिया आता है, हम दोस्तों से, फैमिली से पैसे लेते हैं, इसको हम सीड राउंड कहते हैं। पॉलिटिक्स में ये कैसे होगा?
मुझे बचपन की घटना याद है। मेरे गांव में एक डॉक्टर बसंत भाई परीख थे। अच्छे डॉक्टर थे आंखों के, और सेवाभावी थे, अच्छे ऑरेटर भी थे, और हिंदी में अच्छा बोलते थे, वो गुजराती भी ऐसा बोलते थे। उन्होंने एक बार इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना तय किया, और हम सब वानर सेना जिसको कहे, बाल सेना, वो भी झंडा लेके घूमते थे। मोटा मोटा मुझे याद है, उन्होंने लोगों से 1-1 रुपया लिया था चुनाव लड़ने के लिए, और फिर उन्होंने सार्वजनिक सभा में हिसाब दिया था कि कितना पैसा मिला, और शायद वो 250 रुपया खर्च हुआ था उनका चुनाव में, और बहुत कम वोट से जीते थे, लेकिन जीत गए थे। तो ऐसा नहीं है कि समाज सत्य को नहीं जानता है। आप में धैर्य चाहिए, आपका समर्पण चाहिए। दूसरा, ये कॉन्ट्रैक्ट का भाव नहीं चाहिए कि मैं इतना करता हूं तो मुझे वोट मिलने चाहिए, फिर आप सफल नहीं होते जीवन में। इसलिए मैंने कहा, राजनीति को ये जो चुनाव, एमएलए, एमपी, इसी में बांध करके रखा है, बाहर निकले। हम समाज जीवन के साथ जुड़े हुए किसी भी काम से लग जाएं, वो राजनीतिक प्रभाव पैदा करता ही करता है। कोई अगर एक छोटा सा आश्रम भी चलाता है, बच्चियों की शिक्षा का काम करता है, स्वयं चुनाव नहीं लड़ता है, लेकिन उसके प्रयासों का एक परिणाम होता है कि राजनीतिक परिणाम निकलते हैं। और इसलिए राजनीति को बहुत बड़े कैनवास पर देखने की आवश्यकता है। और कभी कभी तो मैं कहता हूं, डेमोक्रेसी में वोटर स्वयं भी इन ए वे पॉलिटिशियन है। वो अपना वोट देता है तब अपना माइंड अप्लाई करता है, इसको दूं, इसको न दूं। जिसको न दूं उसके प्रति उसके मन में कोई भाव पड़ा है, जिसको दूं उसके लिए मन में भाव पड़ा है। इसलिए डेमोक्रेसी में, मेरे केस में मैं अनुभव करता हूं कि मुझे, भले मैं राजनीति में हूं, लेकिन जो सो कॉल्ड पॉलिटिशियन जिसको कहते हैं, वैसा मैं नहीं हूं। चुनाव के समय ही मुझे ये राजनीतिक भाषण करने पड़ते हैं, ये मेरी मजबूरी है। मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन करना पड़ता है, एक ऐसी मजबूरी है। मेरा पूरा समय चुनाव के सिवाय गवर्नेंस पे होता है, और जब मैं सत्ता में नहीं था तो मेरा पूरा समय संगठन पे होता था, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे। मैं अपने कार्यकर्ताओं के जीवन को गढ़ने के लिए खपा रहता था। किसको वक्तृत्व स्पर्धा कैसे करनी, प्रेस नोट कैसे लिखना, मास मोबिलाइजेशन कैसे करना, मैं एक एक चीज में लगा रहता था। मैं फलाने ढिकना भाई ऐसा वो फलाना है, उस चक्कर में नहीं पड़ता था। और यहां भी आपने देखा होगा, जब मैं गुजरात में था, जैसे मेरे सामने विषय है, मैं नया मुख्यमंत्री बना था, तो मेरे सामने एक काम था भूकंप का। तो मैं भूकंपग्रस्त इलाके में गया, आकर के मैंने अफसरों की मीटिंग की, उनको पूछा, मैंने कहा भाई, तब तक भूकंप को 9 महीने हो चुके थे, मैं अक्टूबर महीने में गया था। तो उन्होंने कहा साहब मार्च महीने तक ये होगा। मैंने कहा भाई, ये मार्च महीना तुम्हारे दिमाग में जो ये सरकारी जो ईयर है बजट के कारण, फाइनेंशियल ईयर, उससे बाहर निकलो। मुझे बताओ 26 जनवरी के पहले क्या करोगे, क्योंकि देश 26 जनवरी को आकर के देखेगा कि एक साल में क्या हुआ। तो हमारा टारगेट, इसलिए मैंने कहा मुझे दिसंबर एंड का टारगेट दो। तो अफसरों ने, फिर मैंने कहा कि चलिए भाई, 43 तालुका थे, मैंने कहा हर अफसर एक तालुका का इंचार्ज, और आप उस ब्लॉक के चीफ मिनिस्टर हो, जाइए
और वहां मुझे काम करके दिखाइए। फ्राइडे को जाना है, मंडे को मैं पूछूंगा क्या किया। सब जाकर के वापस आए, पहली मीटिंग हुई। मीटिंग में कहते साहब ये तो हो ही नहीं सकता। मैंने कहा क्या? बोले साहब ये नियम ऐसा है कि हो। मैंने कहा नियम किसने बनाया? तो बोले हमने बनाया। मैंने कहा अब आपको जमीन पर गए तो आपको पता चला कि सामान्य मानवी की मुसीबत क्या है। मैंने कहा अब नियम बदलो, और सारे नियम उन्हीं लोगों ने बदले और तेजी से काम हुआ। और जब जनवरी महीने में देश भर के दुनिया भर का मीडिया वहां गया तो उसने लगा कि भाई, तो अब मैं वहां पॉलिटिक्स नहीं कर रहा था, मैं टीम स्पिरिट से सबको मोटिवेट करते हुए एक परिणाम की तरफ ले जा। मैं अनुभवी नहीं था, मैं नया था, मुझे सरकार चलाने का कोई ज्ञान नहीं था। मैं यहां दिल्ली में आया तो दिल्ली में मैंने मेरे सचिवों को एक दिन बुलाया। मैंने कहा मेरी एक इच्छा है, आप करोगे काम? बोले नहीं, आप सब बताइए जो। मैंने कहा कि आप सब लोग अपने परिवार के साथ 2-3 दिन की छुट्टी लीजिए। तो उनको लगा ये प्राइम मिनिस्टर छुट्टी क्या? मैंने कहा लेकिन छुट्टी में काम करना है। आप जब आईएएस अफसर बने और पहली जो जॉब की थी जिस गांव में, वहां जाइए, 2 रात वहां रुकिए, अपने बच्चों वगैरह ले गया और अपनी पत्नी को, बच्चों को बताइए कि भाई इस ऑफिस में मैं बैठता था, यहाँ पंखा भी नहीं था, एम्बेसडर गाड़ी एक थी तो 4 लोग जाते थे, सारा दिखाओ और फिर आगे हम बात करेंगे। गए सब लोग, आए। मैंने कहा साहब आप हो आए? बोले हाँ साहब हो आए। पुराने लोग मिले? बोले मिले। मैंने कहा मेरा आपसे एक बड़ा गंभीर सवाल है आपको। जिस जगह पर आप गए नौकरी की शुरुआत की थी, आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले, आप तो वहां से यहां पहुंच गए। 25 साल पहले जो गांव था वैसा ही है कि बदला हुआ है? उनको सबको चोट पहुंची। उनको लगा हाँ साहब वो तो वैसे के वैसे हैं। मैंने कहा मुझे बताइए कौन जिम्मेवार? तो मैंने उनको कुछ बुरा भला नहीं कहा, मैंने उनको मोटिवेट किया, रियलिटी से परिचित करवाया, उनको उन दुनिया को ले गया मैं वापिस 25 साल पहले। तो मेरा काम करने का तरीका, मुझे कभी किसी को अपशब्द नहीं कहना पड़ता, किसी को डांटना नहीं पड़ता है। मैं इसे इन तरीकों से काम लेता हूं। और अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप, बिजनेसेस में जब साइकिल अच्छा चल रहा हो तो लोग बहुत सारे लोगों को हायर करते हैं, फिर मार्केट स्लो डाउन हो जाता है या साइकिल बदलता है और उन्हें बहुत लोगों को फायर करना पड़ता है। आपने हमेशा से कहा है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। क्या ये हमारी सरकार, हैव वी बीन एबल टू अचीव दिस टू अ सर्टेन एक्सटेंट? ये कैसे चल रहा है? आपको सही लगेगा, हमारे यहाँ मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का कुछ लोगों ने ना समझी में अपने अपने अर्थ निकाले। कुछ लोगों को लगा कि मंत्रियों की संख्या कम मतलब मिनिमम गवर्नमेंट, कुछ लोगों को लगा कि कर्मचारियों की संख्या मतलब मिनिमम गवर्नमेंट। मेरी ये कल्पना कभी नहीं थी। ऊपर से मैंने तो आकर के स्किल मिनिस्ट्री अलग बनाई, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री अलग बनाई, फिशरीज मिनिस्ट्री अलग बनाई। तो देश में जिन जिन फोकस एरिया होते हैं उसके लिए, जब मैं मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस कहता हूं, हमारे यहाँ जो प्रोसेस चलती है लंबी, एक क्लियरेंस लेना है तो 6-6 महीने चल रहा है, एक का कोर्ट कचहरी का मामला है तो 100-100 साल तक पुराने केस अभी लटके पड़े हैं। इसलिए हमने क्या किया, करीब 40,000 कंप्लायंसेस हमने निकाल दिए। वरना ये डिपार्टमेंट आपसे एक चीज मांगेगा, बगल वाला भाई आपसे वही चीज मांगेगा, तीसरा भी वही मांगेगा। भाई एक ने मांग लिया है ना, आप उपयोग करो ना। 40,000 कंप्लायंसेस आप हिंदुस्तान के
सामान्य मानवी को कितना बर्डन होता है। मैंने करीब करीब 1500 कानून खत्म किए हैं। मैंने क्रिमिनल चीजों से जोड़ने वाले कानूनों को बदला है। तो मेरी जो मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का कल्पना है वो ये है, और मैं आज देख रहा हूं कि ये सब चीजें हो रही है। सर, इंडिया स्टैक, जैसे कि हम डायरेक्ट बेनिफिशियरी हैं इसके, यूपीआई, ई-केवाईसी, आधार, क्या आपको लगा था जब इसका कंसेप्शन हुआ था कि इट विल प्ले आउट इन द मैनर दैट इट डिड? आज मैं 30 सेकंड में 10 करोड़ किसानों के खाते में सीधे पैसे भेज सकता हूं। मैं आज देश के 13 करोड़ गैस सिलेंडर के उपभोक्ताओं को सब्सिडी के पैसे एक क्लिक से 30 सेकंड में भेज सकता हूं। क्यों? जनधन अकाउंट किसी को लगेगा पता, लेकिन देश के करोड़ों रुपये जो लीकेज होता था, जो भ्रष्टाचार होता था, वो गया और टेक्नोलॉजी का एक उपयोग हुआ। अब यूपीआई आप देखिए, पूरी दुनिया के लिए अजूबा है जी। दुनिया के मेहमान आते हैं तो पूछते हैं कि भाई यूपीआई कैसे काम करे। मैं उनको कहता हूं जरा वो किसी वेंडर के यहाँ हो आओ भाई। फिनटेक की दुनिया में और टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज कैसे किया जाता है, ये दुनिया के सामने भारत ने एक उदाहरण पेश किया है। आज देश के नौजवानों के जेब में एक मोबाइल फोन हो, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। और मेरे देश के नौजवान याद रखेंगे कभी न कभी कि भाई एक ऐसी सरकार आई थी जो पूरी दुनिया मेरे जेब में थी, मेरे मोबाइल में थी। टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेंचुरी है। देश ने सेपरेट इनोवेशन के लिए कमीशन बनाया है। मैंने इनोवेशन के लिए अलग फंड निकाला है। नौजवान रिस्क ले, उसको लगना चाहिए भाई भले मैं फैल जाऊंगा तो भी कोई, मैं भूखा नहीं मरूंगा, कोई है मेरी चिंता करेगा। मैं एक बार गया था ताइवान। तो मेरा मेरा स्वभाव एक स्टूडेंट का है। मेरे भीतर कोई चीज एक है क्वालिटी, तो मैं कह सकता हूँ विद्यार्थी मेरे अंदर जिंदा है। तो मैं वहां सब नेताओं से मिला, मैं वहां, और मैं इतना प्रसन्न था कि जितने भी इनके लीडर्स थे, अगर ट्रांसपोर्ट का मिनिस्टर था तो उसने दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी में ट्रांसपोर्ट में पीएचडी किया हुआ था। यानी जिस विषय का वो मिनिस्टर था, उस विषय का वो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी का वो पीएचडी किया हुआ व्यक्ति था। ये चीज मेरे मन को बड़ा प्रभाव कर गया। मेरे देश में भी मैं ऐसा यूथ चाहता हूं जो देश को उस लेवल पे ले जाए। वही ताइवान में मैं गया था, तो मेरा एक इंटरप्रेटर था। वो क्वालिफाइड इंजीनियर था और अच्छा पढ़ा लिखा था। तो इंटरप्रेटर के रूप में वहां की सरकार ने मेरे साथ लगाया था, और मेरी 10 दिन का टूर था ताइवान का। मैं उस सरकार के मेहमान था। ये भी मेरे मुख्यमंत्री बनने की पहले की बात है। तो आखिर के दिनों में उसने मुझे पूछा कि साहब मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अगर आप बुरा ना माने तो। नहीं, मैंने कहा भैया अपने इतने दिनों से साथ रह रहे, बुरा क्या माने, आप पूछिए ना। नहीं बोले आपको बुरा लग जाएगा। नहीं, वो टालता रहा। मैंने कहा ऐसा मत करो भाई, तुम्हारे मन में कुछ है, तुम पूछो। तो उसने मुझे पूछा कि साहब क्या अभी भी हिंदुस्तान में काला जादू चलता है? अभी भी हिंदुस्तान में सांप सपेरे होते हैं? अभी भी उस बेचारे के मन में हिंदुस्तान की ये छवि थी। इतने दिन में उसके साथ रहा, मैं टेक्नोलॉजी की चर्चा करता था, फिर भी उसके मन में ये था। मैंने उसको मजाक में लिया। मैंने कहा देखिए भाई, अब तो हमारे पूर्वज तो सांप वाप के साथ खेल खेलते थे, हम लोग नहीं खेल पाते, हम अब माउस के साथ खेलते हैं। और मैंने कहा मेरे देश का हर बच्चा माउस खेलता है। मैंने कहा मेरे देश की ताकत उस माउस में है। वो सांप सपेरे वाला हिंदुस्तान अलग था। एक चीज है जो सभी लोग मानते हैं कि इंडिया का जो परसेप्शन है, ये एंटरप्रेन्योरशिप में भी कॉमन है, कि मार्केटिंग
एक कंपनी बनाने का बहुत बड़ा हिस्सा होती है। आपने इंडिया का परसेप्शन आउटसाइड ऑफ इंडिया बहुत बदला है। क्या आप इसके बारे में कुछ टिप्स दे सकते हैं जो एक एंटरप्रेन्योर सीख सके? पहली बात ये है कि ये क्लेम करना कि मैंने बदला है, वो सही नहीं है। मेरा मत ये रहा है कि दुनिया में जो भी व्यक्ति जाता है, वो सरकार जिसको भेजती है वो राजदूत है, ये जाते हैं वो राष्ट्रदूत है। अगर हम इनको ऑन बोर्ड लेंगे तो हमारी ताकत अनेक गुना बढ़ जाएगी। तो आपने देखा होगा हमने जो नीति आयोग बनाया है, उसकी जो शुरुआती जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है, उसमें एक ऑब्जेक्टिव ये है कि विश्व भर में फैले हुए भारतीय समुदाय की सामर्थ्य को जोड़ना, लिखित है। तो मैं सुविचारित मेरा मत है कि विश्व में जो ये सामर्थ्य है उन सबको जोड़ना चाहिए। दूसरा, मैं मुख्यमंत्री बना उसके पहले भी मेरा विदेशों में जाना बहुत हुआ था, और तब तो मैं संगठन के लोगों के बीच में ही रहता था, उनके बीच में ही जाता था, तो मैं उनकी ताकत से परिचित था और मेरे कॉन्टैक्ट्स भी थे। कभी मुझे अटल जी के कहने पर एक काम के लिए भी मैं गया था, तो मैं काफी मुझे सफलता मिली थी उसमें। तो ये ताकत का उपयोग पहले होता नहीं था, मैंने उसका चैनलाइज करना शुरू किया। तो दुनिया के राजनेताओं को भी लगने लगा भी ये तो बहुत बड़ा फोर्स है, बड़ी बड़ी ताकत है। दूसरा, उनको देखा कि भाई ये मिनिमम क्राइम अगर कहीं है तो हिंदुस्तानियों में है, वेल एजुकेटेड है तो हिंदुस्तानी है, कानून को मानने वाले लोग हैं तो हिंदुस्तानी लोग हैं। तो एक ऑनर का भाव बढ़ने लगा। इन सबके क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो हुआ है, उसके कारण आज देश का प्रोफाइल बढ़ता चला जा रहा है। और मैं ये ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ सर। जब मैं मेरे बचपन में, जब मैं बैंगलोर में बढ़ रहा था, 14, 15, 16, 20 साल पहले, 25 साल पहले, तब ऐसा लगता था कि वो एक आदमी जो कॉलेज गया, अमेरिका गया, पीएचडी की और माइक्रोसॉफ्ट में नौकरी कर रहा है या ऐसी कोई कंपनी में, दैट वाज द हाईलाइट। उससे बढ़कर हम लोगों के लिए कुछ नहीं था। बट मैं ये कह सकता हूँ कि आज मैं जब मिलता हूँ 18 साल के लड़कों से, वो भी नहीं है। ये लोग इंडिया में बिल्ड करने की बात कर रहे हैं। ये लोग बाहर जाके कॉलेज की बात बहुत कम कर रहे हैं तब से कंपैरिजन में। तो दिस इज़ अ बिग चेंज, और ये मैंने देखा है। और सर, अगर आप अगेन यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप वर्सेस पॉलिटिक्स, कंपटीशन इज अ गुड थिंग इन माय वर्ल्ड। क्या आपकी दुनिया में भी कंपटीशन अच्छी बात है? मैं इसको थोड़ा दो तीन अलग अलग चीजें बताना चाहूंगा। मैं पब्लिकली कहता था कि आप पछताओगे अगर हिंदुस्तान वापस नहीं आओगे तो। हो सके उतना जल्दी एक पैर तो रख दो, युग बदलने वाला है, ऐसा मैं कहता था। और मुझे याद है जब बीच में आपने मुझे सवाल पूछा था सेटबैक, मैं मुख्यमंत्री था एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट का, और अमेरिकन सरकार ने मुझे वीजा देने से मना कर दिया था। व्यक्ति के जीवन में तो मेरे लिए कोई अमेरिका जाना नहीं जाना कोई बड़ी चीज है, मैं पहले भी जा चुका था, कोई बहुत मेरे थे। लेकिन एक इलेक्टेड गवर्नमेंट और एक स्टेट का अपमान, एक देश का अपमान, ये मैं फील करता था, और मुझे मन में कसक थी कि क्या हो रहा है, जस्ट कुछ लोगों ने झूठ चला दिया इसलिए ये निर्णय हो गए। दुनिया में ऐसे चलती है दुनिया, मेरे मन में एक भाव था। लेकिन उस दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैंने कहा कि आज अमेरिकन गवर्नमेंट ने मेरा वीजा रद्द किया है। जो कहना था मैंने कहा, लेकिन मैंने एक बात कही, मुझे कुछ सवाल पूछा गया, मैंने कहा देखिए, मैं अब ऐसा हिंदुस्तान देखता हूं कि दुनिया वीजा के लिए लाइन में खड़ी रहेगी। ये 2005 का मेरा स्टेटमेंट है, और आज 2025 में हम पहुंच रहे हैं, मैं बोल रहा हूं।
तो मुझे दिखता भी है कि अब समय भारत का है। मेरा यूथ जो है, मेरा देश का कॉमन मैन है। मैं अभी कुवैत गया, तो मैं वहाँ लेबर कॉलोनी में गया था, तो सब मजदूर परिवारों से मिल रहा था। ये मजदूर वो हैं जो 10-10, 15-15 साल पहले वहाँ गए हुए हैं। तो अब शादी ब्याह में घर आते होंगे, उससे ज्यादा उनका नाता नहीं है। एक मजदूर ने मेरे से कहा, वो बहुत कोई इंटीरियर इलाके में था, बोले हमारे यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कब होगा? कुवैत में मजदूरी करने वाला 15 साल पहले हिंदुस्तान छोड़ के गया हुआ इंसान अपने डिस्ट्रिक्ट में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ड्रीम देखता है। ये एस्पिरेशन जो है ना, वो मेरे देश को 2047 में विकसित बनाएगा। आज भारत का हर यूथ में ये एस्पिरेशन है जी। ऐसा लग रहा है कि आज पूरी दुनिया वॉर की तरफ चल रही है, जैसे कि यूक्रेन एंड रशिया फॉर एग्जांपल। जब ऐसे देशों में इंडियन नेशनल्स होते हैं और आप इंडिया के प्रधानमंत्री की डेजिग्नेशन से उनके लिए रिस्पॉन्सिबल इन अ वे हैं, तो आप इसके बारे में कुछ बोल सकते हैं? लाइक कैन यू बिल्ड ऑन दिस? क्या होता है इन सिचुएशंस में? क्या हो रहा है? शुड बी वी वरिड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड? विश्व के अंदर हमारे प्रति विश्वास है। कारण क्या है? हमारा दोगलापन नहीं है। हम जो कहते हैं साफ कहते हैं। जैसे इस क्राइसिस के समय हमने लगातार कहा है कि हम न्यूट्रल नहीं है। मैं लगातार कहता हूं, हम न्यूट्रल नहीं है। जो लोग कहते हैं कि हम न्यूट्रल है, मैं न्यूट्रल नहीं हूं। मैं शांति के पक्ष में हूं। मेरा पक्ष है शांति, और मैं उसके लिए जो प्रयत्न होगा उसमें साथ दूंगा। मैं ये बात रशिया को भी बताता हूं, मैं बात यूक्रेन को भी बताता हूं, ये मैं ईरान को भी बताता हूं, मैं पैलेस्टाइन को भी बताता हूं, इजराइल को भी बताता हूं। और उनको मेरी बात पे ये भरोसा है कि मैं जो कह रहा हूं वो सच कह रहा हूं, और उसके कारण भारत की क्रेडिबिलिटी बढ़ी है। तो जैसे देशवासियों को है कि भाई संकट होगा तो जरूर मेरा देश मुझे संभाल लेगा, वैसा दुनिया को भरोसा है कि भाई भारत कहता है मतलब वो मानता है। देखिए, जब कोरोना की स्थिति आई, तब हमारे नौजवान भारत के वहीं पर थे जहां सबसे पहले ये घटना घटी। अब उनको वापस लाना था, तो मैंने एयरफोर्स के लोगों को कहा, भाई देखिए ये संकट का काम है, वॉलेंटरीली जो आगे आएंगे मैं उनको ये काम दूंगा। सबके सब आगे आए, फौज के लोग। यानी एक प्रकार से मौत को साथ लेकर के चलना वैसा ही था। वो लेकर के आए, भगवान की कृपा से कोई नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान के लोगों को भी लाए, नेपाल के लोगों को लाए, बांग्लादेश के लोगों को लाए। तो मेरे मन में भाव यही है, भाई मेरा देशवासी, उसको मुसीबत हो तो कौन उसकी चिंता करेगा। मुझे बराबर याद है, ये घटना मुझे सुनी है, नेपाल में भूकंप आया, यहां से लोगों को भेजा हम नेपाल से भूकंप में। किसी ने मुझे बताया कि 3-4 दिन के बाद जब विमान नेपाल से हिंदुस्तान के लोगों को लेकर के आ रहा था, क्योंकि जाता था सामान लेकर के, आता था लोगों को लेकर के वापस, ऐसे ही हमने किया। तो एक सज्जन हवाई जहाज में खड़े हुए, पूरा जहाज भरा हुआ था। उन्होंने कहा कि मैं एक डॉक्टर हूं, मैं जीवन भर सरकार को गालियां देता रहता हूं, जो भी सरकार हो हर गाली को देता हूं। सरकार ये टैक्स लेती है, इनकम टैक्स लेती है, ढिकना लेती है, फनाना लेती है। मैं बोले, मुझसे जहां बोलने का मौका मिला मैं बोलता रहा हूं, लेकिन आज मुझे समझ आई कि उस टैक्स की कीमत क्या होती है। आज जो मैं जिंदा वापस जा रहा हूं,
आप देशवासियों की दुनिया में कहीं पर भी सेवा करते हैं ना, तो उसके दिल में भी अच्छाइयाँ जगती है जी। वो भी कुछ अच्छा करना चाहता है और मैं अनुभव कर रहा हूँ। अब आप मुझे अबू धाबी में जाऊं और मैं वहाँ उस समय क्राउन प्रिंस थे, उनको कहूँ कि एक मंदिर के लिए जगह अगर आप देंगे तो अच्छा होगा। एक पल का विलंब किए बिना इस्लामिक कंट्री में मुझे मंदिर बनाने के लिए जगह लिए अनुमति मिल जाए, आज करोड़ों हिंदुओं को कितना आनंद हो रहा है कि चलो भाई देशवासियों को। जैसे हम दूसरे देशों के बारे में बात कर रहे हैं, अगर मैं थोड़ा डाइग्रेस करूं और पूछूं कि अ, मेरा फेवरेट फूड अगर आप पूछे तो पिज़्ज़ा है, और पिज़्ज़ा इटली से है। और लोग कहते हैं कि आपको इटली के बारे में इंटरनेट पे बहुत कुछ पता है। आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आपने ये मीम्स नहीं देखे? नहीं नहीं, वो तो चलता रहता है, हाँ। मैं उसमें अपना टाइम खराब नहीं करता हूँ। ऐसा है कि मैं जिसको कहें खाने के शौकीन लोग, हाँ। वैसा नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। इसलिए जो भी परोसा जाता है, जिस देश में जाता हूँ, मुझे वो मैं बड़े चाव से खाता हूँ। लेकिन मेरी कमनसीब ऐसी है कि आज मुझे किसी आप रेस्टोरेंट में ले जाओगे हम्म। और मुझे मेनू दे करके आप कहोगे कि सिलेक्ट करो, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। सर, क्या आप जा पाओगे रेस्टोरेंट? मैं अभी तो नहीं जा कर पाया, मैं गया ही नहीं हूँ। मैं कितने तो साल हो गए? बहुत साल हो गए। जब बाहर आप पहले मैं जब संगठन का काम करता था, हमारे अरुण जेटली जी खाने के बड़े शौकीन थे। हाँ। उनको हिंदुस्तान के किस शहर में कौन से रेस्टोरेंट में कौन सी चीज बढ़िया है, वो पूरी एनसाइक्लोपीडिया थे। हम्म। तो हम बाहर जाते थे तो उनके साथ एक इवनिंग तो भोजन कहीं किसी रेस्टोरेंट में होता था। लेकिन आज अगर कोई मुझे मेनू दे दे हम्म। और सिलेक्ट कर, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि कभी वो नाम जो मैं पढ़ता हूँ और वो डिश जो है दो सेम चीज है, मुझे ज्ञान नहीं है, अज्ञान है मुझ में, क्योंकि मेरी वो टेंडेंसी बनी नहीं, तो मुझे ज्यादा इसकी समझ नहीं है। तो मैं हमेशा अरुण जी को, भाई अरुण जी ऑर्डर आप कर दीजिए, मेरा इतना ही रहता था, वेजिटेरियन चाहिए। मैंने आपकी थोड़े दोस्तों से बातें की, दोस्तों या लोग जो आपको 10-20 साल से ऊपर से जानते हैं, और उनसे मैंने पूछा ऐसी चीज़ें बताएं जो पब्लिक डोमेन में नहीं है। मैं उनके नाम नहीं लूँगा। उन्होंने मुझे एक फ़ोटो भेजा जहाँ पे थोड़े चीफ मिनिस्टर की स्वेरिंग इन सेरेमनी चल रही है। चेयर पे थोड़े सीनियर पॉलिटिशियंस बैठे हैं, आप नीचे बैठे हैं। जब मैंने भी वो फ़ोटो देखा एट 38, मुझे सिर्फ वो टाइम याद है जब आप प्राइम मिनिस्टर थे या गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। उस टाइम से पहले वाले का कोई इमेजरी मेरे दिमाग में नहीं आता है। तो व्हेन आई लुक्ड एट द पिक्चर, आई वाज लुकिंग एट इट अगेन एंड अगेन। अगर आप बता सके कि ये चेंज वहां से यहाँ, यहाँ मतलब आपको कोई तू बोल नहीं सकता, शायद एक आपके टीचर जिनके बारे में आपने बातें की, ये कैसे होता है? लाइक आई एम दो चीजें, बोल नहीं सकता तू, ये सब मैं नहीं कह रहा हूं, कोई बोलता नहीं। मुझे तू सुनने को मिलता नहीं है। वो बोल नहीं सकता है ऐसा अर्थ निकालना ठीक नहीं है, करेक्ट। लेकिन मुझे कभी वो सुनने को मिलता नहीं है, क्योंकि जीवन ऐसा बन गया। दूसरा, पद बदला होगा, परिस्थितियां बदली होगी, व्यवस्थाएं बदली होगी, मोदी वही है जो कभी नीचे बैठता था, और इसलिए मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और ये मैं शब्दों में नहीं कह रहा हूं, ये रियलिटी है जी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। और सर, अगर आपको याद है तो पिछले साल मैंने आपके आगे एक स्पीच दिया था वाइब्रेंट गुजरात में, जब आप भी थे। मैंने इतना बुरा किया कि उसके बाद मैंने एक स्पीच कोच लिया और 1 साल से मैं सीख रहा हूँ, क्लासेस जा रहा हूँ, मेरा एक टीचर है। आप ये इतनी अच्छी तरह से कैसे करते हैं? कुछ टिप्स दे सकते हैं? लाइक दिस इज समथिंग एवरीबॉडी वांट्स टू लर्न। दो तीन अलग अलग चीजें हैं।
एक तो मेरे लिए बहुत बार पूछा जाता है कि आप तो गुजराती हैं, हिंदी कैसे बोल लेते हैं। मुझे कई लोग पहले जब मैं संघ का काम करता था तो यही मानते थे कि मैं तो उत्तर भारत का हूं लेकिन गुजरात में आकर के रहता हूं। इसका कारण ये था कि हम रेलवे स्टेशन पे चाय बेचते थे, तो मेरा गांव महसाना, महे यानी भैंस, महसाना का मतलब होता है भैंस। तो मेरे गांव से भैंस जब दूध देना शुरू करती है तो उसको मुंबई ले जाते थे और मुंबई में वो दूध का व्यापार करते थे, दूध देना बंद करती थी, फिर वापस गांव आती थी। तो ये कारोबार करने वाले लोग उत्तर प्रदेश के होते थे। तो वो जब आते थे तो मालगाड़ी उनको जब मिले उसका इंतजार करते थे, फिर मालगाड़ी मिलने के बाद पूरी घास से उसको भर देते थे और उसके अंदर 4 भैंस खड़ी रहे ऐसी व्यवस्था रखते थे। तो ये 30-40 इस प्रकार के लोग हमेशा वहां रेलवे प्लेटफॉर्म पर होते थे। तो चाय मैं बेचता था तो मैं चाय उनको पिलाने जाता था, तो उनसे मुझे बात करनी पड़ती थी बचपन में। तो उनसे बातें करते करते मैं हिंदी सीख गया। ये जो भैंस का व्यापार करने के लिए आते थे तो वो भी मजदूरी होते थे, लेकिन शाम को वो भजन कीर्तन करते रहते थे। अब चाय मंगवाते थे, हम चाय के तो हम भी हिंदी बोलना सीख गए। क्या ये बहुत डिफरेंट है सर? जैसे कि आप गुजरात में बड़े हुए थे, आज आप दिल्ली में रहते हैं। इन दोनों सिटीज में रहना आपके लिए पर्सनली बहुत डिफरेंट है? हम कहाँ सिटी में रहते भाई, ये हम तो घर के खोले हुए पड़े रहते हैं जी। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, बाहर की दुनिया से तो हम कट ऑफ हो जाते हैं। सरकारी व्यवस्था ऐसी होती है तो वो अंतर करना तो बड़ा मुश्किल होता है। और ये मेरा आखिरी क्वेश्चन है सर, मैंने आपकी कुछ, लेकिन आपका दूसरा एक सवाल था इसका, एक ऑरेटरी का। करेक्ट, जो मैं सीखना चाहता हूँ। मैं समझता हूं कि आप देखिए, मान लीजिए कहीं झगड़ा हो गया है या कुछ हुआ और वहां बिल्कुल अनपढ़ 4 लोग होते हैं, कोई महिला होगी, बुजुर्ग होगी, और आप माइक लेके खड़े हो जाओ, वो फटाफट बताने लगते, ऐसा हुआ, आगे ऐसे लगी, टिकना हुआ बोला। आप देखते होंगे इतने बढ़िया शब्द होते हैं, बढ़िया एक्सप्रेशन होते हैं, बढ़िया नरेशन होता है। क्यों? सेल्फ एक्सपीरियंस होता है। आप जब अपने भीतर से चीजें निकलती हैं, डिलीवरी की स्टाइल क्या है, डायलॉग डिलीवरी कैसे करते हैं, उसका महत्व नहीं है। आप जो बता रहे हैं उसमें अनुभव की कोई ताकत है कि नहीं है, आप स्वयं बताते समय कन्विंस है कि नहीं है। क्या आपको वो फीलिंग अंदर आती है जब वो आप किसी सैड की थिंग के बारे में बातें कर रहे हैं, तो डू यू फील सैड एट दैट? यस, आपने देखा होगा, बहुत लोग बुरा मान जाते हैं, लेकिन ज्यादातर मैं गरीब की बात करता हूं तो मुझे अपने आप को रोकना पड़ता है, मैं इमोशनल हो जाता हूं। अखबार में तो मेरी बड़ी आलोचना हो जाती है, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूं। समाज जीवन की ऐसी स्थितियों को जब देखता हूं, उनको याद करता हूं, तो मेरे मन में स्वाभाविक वो भाव जगता है। और सर, अगर आप जो भी आपने लाइफ में सीखा है, इतना एक्सपीरियंस है आपका, अगर आप इसी नॉलेज के साथ अपने 20-year-old वर्जन को कुछ बोल सके, एक चीज, तो आप क्या बोलेंगे? जो नौजवान है, मैं उनको उपदेश देने के लिए अपने आप को योग्य नहीं मानता, और नहीं आदेश देने का मुझे कोई हक है। पर मैं इतना कहूंगा कि मेरे देश के नौजवानों के प्रति बहुत भरोसा है। एक गांव का बच्चा, मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं स्टार्टअप करूंगा,
3 स्टार्टअप फेल हो जाएंगे। मुझे याद है मैंने पहली स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस की, तब तो स्टार्टअप शब्द भी हमारे देश में नया था, लेकिन मुझे पता था कि इसकी ताकत क्या है। तो एक बेटी, मैंने कुछ स्टार्टअप जिन्होंने शुरू किया तो उनको अपने अनुभव सुनाने के लिए कहा था। तो एक बेटी खड़ी हुई, तो बोले मैं अपना अनुभव बताती हूँ। वो बोले, वो बंगाली थी, कलकत्ता की थी। बोले मैंने स्टार्टअप शुरू किया, तो मैं अपनी माँ को मिलने गई। अब मैंने कहा मैंने तो नौकरी छोड़ दी है। तो बोले क्या करोगी? तो बोले मैंने स्टार्टअप शुरू किया है। स्टार्टअप? सर्वनाश! उसने ऐसा बड़ा ड्रामेटिक वे में उसने पेश किया था। एक समय था कि स्टार्टअप मतलब सर्वनाश। आज स्टार्टअप की एक प्रतिष्ठा बन गई है, एक क्रेडिबिलिटी बन गई है। और इसलिए मैं मानता हूं कि छोटे से गांव में भी फेलियर भी होगा तो लोग उसको आदर्श मानेंगे, यार दम वाला बच्चा है, कुछ कर रहा है। और सर, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि एज पीएम आपका सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म से कैसे अलग था, और अभी थर्ड टर्म सेकंड टर्म से कैसे अलग है? पहली टर्म में तो लोग मुझे भी समझने की कोशिश करते थे और मैं भी दिल्ली को समझने की कोशिश कर रहा था। पहले और दूसरे टर्म में मैं बीते हुए कल के संदर्भ में सोचता था कि पहले यहां थे, अब यहां जाएंगे। पहले इतना होता था, अब इतना करेंगे। तीसरे टर्म में मेरी सोच का दायरा बदल चुका है। मेरा हौसला ज्यादा बुलंद हो चुका है। मेरे सपनों का विस्तार हो चुका है। मेरे अरमान बढ़ते चले जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि मुझे 2047 विकसित भारत मतलब कि भाषण नहीं है जी। एक एक चीज को, समस्याओं से मुक्ति, टॉयलेट 100% हो जाना चाहिए, बिजली 100% होनी चाहिए, नल से जल 100% हो जाना चाहिए। सामान्य मानवी को अपनी सरकार से मांगने के लिए भीख मांगनी पड़े क्या? ये कोई अंग्रेजों का राज है क्या? उसका हक है। 100% डिलीवरी होनी चाहिए, 100% लाभार्थियों को होनी चाहिए, 100% बेनिफिट पहुंचने चाहिए। कोई भेदभाव नहीं होगा, और वही तो सच्चा सामाजिक न्याय है, वही सच्चा सेक्युलरिज्म है। तो उन चीजों पे मैं बल देता रहता हूं, और उसका ड्राइविंग फोर्स है एस्पिरेशनल इंडिया। मेरे लिए एआई का मतलब है एस्पिरेशनल इंडिया। और इसलिए अब मैं सोचता हूं कि मेरा 2047 में यहां है, तो मैं 2025 में यहां हूं, तो अभी कितना बाकी रहा? पहले सोचता था पहले से कितना आगे ही निकला। अब सोच रहा हूं यहां हूं, कल तक कहां पहुंचूंगा। तो अब मेरे दिमाग में 2047 के संदर्भ में ही मेरी सोच विचार चलता है। तो मेरा तीसरा टर्म 2 टर्म से अनेक गुना अलग है, बिल्कुल बदलाव है, और एक बहुत बड़े सपने वाला है। और सर, इज देयर अ प्लान बियॉन्ड यू? इज देयर यूथ दैट यू हैव फेथ इन, दैट यू आर ट्रेनिंग, इनकलकेटिंग, आज के लिए नहीं बट 20 साल के बाद, 30 साल के बाद? मैं तो देख रहा हूं जी, बहुत ही पोटेंशियल लोग हैं। मैं जब गुजरात में था तो मैं कहता था कि मैं भाई सरकार भले चलाता हूं, लेकिन नेक्स्ट 20 इयर्स के लिए मैं लोग तैयार करके जाना चाहता हूं, और मैं वो कर रहा हूं। और ये मेरा मेरी सफलता इसमें है कि मैं मेरी टीम कैसे तैयार करूं जो चीजों को संभाल ले। ये मेरे लिए, अपने लिए मापदंड है। और सर, आखिरी क्वेश्चन मेरे से,
पॉलिटिशियन बनने के मिनिमम रिक्वायरमेंट्स इतने ज़्यादा नहीं है. दे शुड बी अबव द एज ऑफ 25, नो कन्विक्शन ऑफ मोर देन 2 years, वोटर आईडी. ये बहुत बहुत छोटे रिक्वायरमेंट हैं. तो what I wish, sir, is after this long conversation that we have had, कि ऐसे 10,000 young people कहीं से आए जो politics join करे, जिनकी मदद मैं जानता हूँ आप करेंगे. आप इसके बारे में क्लोजिंग. देखिए, आप जो कह रहे हैं वो कैंडिडेट बनने के क्वालिफिकेशन बोल रहे हैं. हाँ, करेक्ट. पॉलिटिशियन बनने के नहीं कह रहे हैं आप. राइट. पॉलिटिशियन बनने के लिए तो बहुत क्वालिफिकेशन चाहिए. आपको हर पल हजारों आंखें देखती हैं. आपका एक शब्द इधर उधर हो जाए तो आपकी 10 साल की तपस्या मिट्टी में मिल जाती है. आपको 24/7 कॉन्शियस रहना पड़ता है. आपको उसके साथ जीना पड़ता है. अनप्रेसिडेंटेड क्वालिटी चाहिए जी. और क्वालिफिकेशन वही है. और ये कोई यूनिवर्सिटी की सर्टिफिकेट से नहीं निकलता है जी. आप क्या कहना चाहेंगे एज अ बाय मैसेज, एज अ पार्टिंग मैसेज टू ऑल द यंग पीपल वाचिंग दिस शो? अगर उनके लिए आपका एक मैसेज है. मैं सबसे पहले माताओं, बहनों को और नौजवान बेटियों को कहना चाहूंगा कि आज हमारे देश में करीब करीब हर राज्य में, कम अधिक मात्रा में हो लेकिन करीब 50% विमेन रिजर्वेशन है. पंचायत में, ग्राम प्रधान, नगर पालिका, महानगर पालिका. उन्होंने कोशिश करनी चाहिए कि सच्चे अर्थ में एक लीडरशिप के लिए ये नहीं सोचना चाहिए कि चलो भाई महिलाओं की जरूरत है इसलिए मुझे बिठा दिया है और मैं भी. जी नहीं, आपने समाज को लीड करना है. पुरुषों को भी लीड करने की जरूरत है तो आपको करना है. ये मेरी माताएं, नौजवान बेटियां, ये लीडरशिप की क्वालिटी के साथ खड़ी हो जाए. ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत ही निकट भविष्य में एमएलए और एमपी के में भी 30% रिजर्वेशन आने वाला है. उस समय हमें बहुत इस प्रकार के समूह की जरूरत पड़ेगी. तो अभी 2-4 साल का समय है. उनसे आग्रह करूंगा कि आप मैदान में उतरिए और जितना ज्यादा अपने आप को योग्य बना सकते बनाने के लिए प्रयास शुरू कीजिए. समय है, ये समय आपका है, ये समझे. दूसरा, मैं देश के नौजवानों से कहूंगा कि आप राजनीति को बुरा मत मानिए और चुनाव ही राजनीति है इसलिए मर्यादा में मत सहिए. राजनीतिक क्षेत्र, सार्वजनिक जीवन में आइए, एक बार किसी भी रूप में आइए. और आज देश को लीडरशिप चाहिए जो रचनात्मकता की कोख से पैदा हुई हो. आंदोलन के कोख से पैदा हुए राजनेता अलग प्रकार का मॉडल बनता है. आजादी के आंदोलन में रचनात्मकता भी थी तो एक अलग प्रकार का लौट मिला. अब देश को रचनात्मकता यानी कुछ क्रिएटिव सोचने वाले, नया करने वाले, खुद को तैयार करने वाले, सुख दुख समझने वाले, रास्ते निकालने वाले, दूसरे को नीचा दिखाने वाले नहीं, देश के लिए रास्ता निकालने वाले, ऐसे बहुत बड़े वर्ग की जरूरत है देश को. आज नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, नयों की जरूरत है. और आज जो 20-25 साल का है वो अगर आगे आता है तो 2047 तक वो 40-50 का हो जाएगा. यानी कि ऐसी प्रॉपर जगह पे होगा जबकि वो देश को चला लेगा. दूसरा, मैं जब ये देश के नौजवानों को कहता हूं कि आप आगे आइए तो कुछ लोगों को लगता होगा कि मैं भाजपा का झंडा फहराना चाहता हूं. मैं देश की राजनीति की बात कर रहा हूं. मैं भारतीय जनता पार्टी में आओ या फलानी पार्टी में जाओ या फलानी पार्टी में न जाओ, ऐसा मैं किसी को नहीं कह रहा हूं. मैं तो चाहता हूं सभी दलों में एक प्रकार से न्यू फ्लो आना चाहिए. सभी दलों में आना चाहिए. बीजेपी में तो आना ही चाहिए लेकिन सब दलों में आना चाहिए कि देश में नौजवान आगे आए ताकि एक नयापन शुरू हो.
थैंक यू मोदी जी, आपने हम चलिए बहुत अच्छा लगा मेरे लिए इतना पहला टाइम लिया आपने पॉडकास्ट हमारे था। साथ। थैंक यू सो मच। मुझे पता नहीं ये कैसा जाएगा आप लोगों को, आपके दर्शकों को। You spoke extremely well as always and very kind कि you took this much time with us. चलिए आपकी टीम भी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला पॉडकास्ट ये ज़ीरोधा के को फाउंडर निखिल कामत के साथ था, जिसमें कई बातें प्रधानमंत्री ने रखी। और सवालों के तौर पर अगर हम बात करें तो निखिल कामत ने कई ऐसे सवाल पूछे जो राजनीति से, देश के भविष्य से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 कार्यकाल से लेकर उनके अपने युवा अवस्था के दौरान वो किस तरह से राजनीति को लेकर और राजनीति के लिए क्या उनकी सोच रही है, जिसके तहत वो राजनीति में उनका प्रवेश हुआ। इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द ये पूरा पॉडकास्ट, आइए आपको बताते हैं प्रधानमंत्री के इस पॉडकास्ट की क्या रही बड़ी बातें। प्रधानमंत्री ने अपने पॉडकास्ट में कहा कि मुझसे भी गलतियां होती हैं, मनुष्य हूं, देवता नहीं हूं। प्रधानमंत्री ने निखिल कामत के कई सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में युवा मिशन लेकर आए, एम्बिशन लेकर नहीं। राजनीति से लेकर समाज से जुड़े तमाम उन सवालों के जवाब भी प्रधानमंत्री ने दिए और राजनीति में निरंतर अच्छे लोग आते रहने चाहिए, ये प्रधानमंत्री ने कहा। और युवाओं से आह्वान किया कि किसी विचारधारा, किसी राजनीतिक पार्टी की बात मैं नहीं करता हूं, लेकिन राजनीति में युवाओं को आना चाहिए। हमने लगातार कहा है कि हम न्यूट्रल नहीं है, मैं शांति के पक्ष में हूं। बहुत साफ उन्होंने भारत के पक्ष को भी सामने रखा अपने इस पॉडकास्ट में। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनीति में आना और राजनीति में सफल होना अलग अलग बात है। उन्होंने इन बातों को भी सामने रखा कि आप किस उद्देश्य से राजनीति में आना चाहते हैं। भाषा से महत्वपूर्ण है संचार, यानी कि जो आप कह रहे हैं वो किस माध्यम के साथ जनता तक आप अपनी बात को पहुंचा सकें, ये ज्यादा जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 लाख युवाओं की राजनीति में जरूरत है। उन्होंने इस बात का आह्वान युवाओं से किया है, एक नई राजनीति की, क्रिएटिविटी की, इनोवेशन की, देश में बदलाव लाने की एक सोच के साथ युवाओं को राजनीति में आने की जरूरत है। समाज को नेशन फर्स्ट की आवश्यकता है। तो युवाओं को भी अपनी सोच, एक भारत के, एक राष्ट्र को बड़ा बनाने के उद्देश्य से राजनीति में आने की जरूरत है। मेरा जीवन मैंने नहीं बनाया, हालात ने बनाया। प्रधानमंत्री के एक तरह से अतीत में जब निखिल कामत ने जाने की कोशिश की और पूछा कि आप किस तरह से राजनीति में आए, तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए रास्ते खुद ब खुद बने हैं, मतलब कि मैंने कुछ तय करके मैं नहीं आया हूं। जिंदगी